बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट हमने अपना चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में, एंड देन हमने सेकंड चैप्टर सेल का स्टार्ट किया था। तो सेल के हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है ना, आज का टॉपिक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि अगर हम न्यूक्लियस बेसिकली सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, ये सेल का मेन ऑर्गन है। मेन ऑर्गेनल सेल के अंदर जो होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स की जितना भी एक्टिविटीज होती हैं फिजियोलॉजिकल मीन फंक्शन के, कौन से फंक्शन सेल परफॉर्म करता है, बायोकेमिकल कौन से वहां पे रिएक्शन हो रहे होते हैं, एंड देन रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द सेल, ये सारा कुछ जो है ना बेसिकली जो कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। इसीलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक्स, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे सेल्स होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसा कि नाम से शो है, उनके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेटा पूरा न्यूक्लियस को उन्होंने दिखाया हुआ है। उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी डबल होती है, एक आउटर और एक हमारे पास होती है इनर। और ये पूरा एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह से इस न्यूक्लियस के साथ एंडोर्फिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, जिसके ऊपर ये देखिए आपको छोटे छोटे ग्रे नजर आ रहे हैं, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। इसके इर्द गिर्द एक मटेरियल्स के धागे स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटन न्यूक्लियस। उसके बाद है शेप एंड साइज। न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज यूजुअली इन स्फेरिकल साइज होता है, और 4 से 10 मिलीमीटर उसका ऑलमोस्ट डायमीटर होता है। स्ट्रक्चर किस तरह से न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस जो होता है इट इज मेड बाय ए मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्लाज्मा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, धागे वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, एंड न्यूक्लियोलस होता है। कंपोजिशन क्या है, अगर हम न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें वाटर जो है ना वो 80% होता है, और जो ड्राई वेट है वो 20% है। और उस ड्राई वेट के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए जो कि 18% है, और दूसरा होता है आरएनए जो कि 2% है। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि नाम से शोता, हम इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। मीन ये सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दूसरा, जिस तरह डायग्राम में आपको मैंने दिखाया था कि इसके इर्द गिर्द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। सो इसका काम होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ये इसके अंदर क्योंकि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वो जेनेटिक मटेरियल्स जितना भी इंफॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसफर करना, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा जो है ना न्यूक्लियस का काम है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के इर्द जितना भी साइटोप्लाज्म मटेरियल होते हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, किस तरह से वो फ्लो करते हैं, ये सारा काम भी बेसिकली न्यूक्लियस कर रहा हो। तो ये था बेटा हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू। नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी में टॉपिक है टिश्यू क्या होता है। अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ठीक है। टिश्यू में भी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ द सेल। सेल आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, एंड देन इंटरनल सेलुलर इंट्रा सेलुलर मटीरियल जिससे टिश्यू मिलके बनता है, उन तमाम सेल्स हैज ए पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। उन तमाम सेल्स की जिनसे मिलकर टिश्यू बनता है उन सब का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। सो सेल हम डिफाइन करेंगे टिश्यू को कि टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंट्रासेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। उन तमाम से सेल से और उसके साथ जितना भी अंदर मटेरियल होता है जिसका एक खास फंक्शन होता है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक टिश्यू है ना उनको हम चार जो है ना टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू, दूसरे हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हमारे पास मसल्स टिश्यू है, और चौथे नंबर पे हमारे पास है नर्वस टिश्यू। ये आप बेटा डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इस शेप के हैं, आपको बिल्कुल नजर आ रहे हैं इस तरह से। वो एपिथेलियल टिश्यू ये भी और कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट इनकी शेप मिलती जुलती है, ठीक है।
जो नर्वस टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन्स, उसकी सेल बॉडी होती है, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स होती हैं, ये आपको उनकी शेप बिल्कुल चेंज होती है। और जो मसल्स टिश्यू होते हैं, मसल्स की तरह बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी इनको कहते हैं, सीधी जो है ना इसकी लेयर्स होती है। अच्छा, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं पहले नंबर पे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। Connective tissue is characterized by presence of relatively few cells but large amount of intracellular substance. Connective tissue वो टिश्यू होती हैं जिसमें सेल्स तो कम है, लेकिन जो इंट्रासेलुलर सबस्ट्रांट होता है, इंट्रासेलुलर मटेरियल्स होता है, वो उसमें लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू इसके अपोजिट है। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर बेटा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर सबस्ट्रेट। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बेसिकली स्मॉल सेल्स होते हैं और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेल्स जिसको हम एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बट उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर सबस्ट्रेट होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से बनते हैं? बेसिकली ऑल द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव फ्लोइंग थ्री कंपोनेंट। एक हम सेल कहते हैं, ठीक है, एक हमारे पास फाइबर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ग्राउंड सबस्ट्रेट। ये तीनों चीजें मिलके बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को बना रही होती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं फाइबर्स और जो ग्राउंड सबस्ट्रेट होता है, उन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन जिसमें फाइबर्स भी होते हैं सेल्स के, और उसके साथ साथ ग्राउंड सबस्ट्रेट मीन वहां पे जितना फ्लूइड्स वगैरह होगा, ब्लड होगा, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। A description of these basic component connective tissue is necessary before discuss the flowing tissues। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये, आप डायग्राम में बेटा देख सकते हैं, जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ इसमें फाइबर्स होते हैं जो टिश्यू को बनाते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें सेल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसके साथ साथ अंडरग्राउंड जो सबस्ट्रेट था जिसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था, उसमें प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर दूसरा ये मैट्रिक्स सारा सेंट्रल, इसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, मैट्रिक्स है, कार्टिलेज वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है वो ऊपर हमने कहा था कि फाइबर्स के साथ ग्राउंड सबस्ट्रेट होता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स कौन से होते हैं। बेसिकली जो सेल्स होते हैं उसके नाम बेटा है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स। ठीक है, हिस्टोसाइट्स मीन टिश्यू जिनसे बनता है, फाइब्रोब्लास्ट मीन जो फाइबर्स बनाते हैं सेल्स हमारी बॉडी के, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, एंड फैट सेल्स। ये सारे के सारे जो है ना कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स है। इसके अलावा कुछ अदर सेल्स भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिसको हम वेंडरिंग सेल्स कहते हैं। वेंडरिंग्स मीन फ्री फ्लोटिंग। ठीक है, जो फ्री फॉर्म में वहां पे मौजूद होते हैं, किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते, उसको हम कहते हैं वेंडरिंग सेल। Almost all the variety of connective tissue cells can be absorbed in loose types of connective tissue। connective tissues के अंदर जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, आप बेटा उसको मैक्रो में देखो, स्कोप के अंदर, या आप उसको हिस्टो जब हम करते हैं, तो हमें तमाम टाइप्स ऑफ सेल ऑलमोस्ट टिश्यू के अंदर नजर आते हैं। दोबारा उन सेल्स को उन्होंने बुलेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट हैं, हिस्टोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फैट सेल्स हैं, एंड वेंडरिंग सेल्स जो होते हैं जिसको हम फ्री फ्लोटिंग सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। एक हमारे पास है कोलेजिनियस फाइबर्स, उसके बाद हमारे पास है रेक्टिकुलर फाइबर्स, उसके बाद हमारे पास है इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और इन तमाम फाइबर जो होती हैं मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बेटा, इसकी मुख्तलिफ जो है ना मतलब कि इनकी टाइप्स होती हैं कि कितना पोर्शन होना चाहिए एक टिश्यू के अंदर, ये डिपेंड करता है टिश्यू के ऊपर। मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन फाइबर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। ये आप देखें फ्लैट सेल्स है, इसके साथ साथ जितना भी आपको सारे धागे नुमा चीजें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली फाइबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्राउंड सबस्ट्रेट क्या है कनेक्टिव टिश्यू का। द ग्राउंड सबस्ट्रेट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मैक्रोमोलिक्यूल, जिसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, जिसको हम प्रोटीओग्लाइकेंस कहते हैं। इन एडिशन इसके अलावा इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, वाटर एंड साल्ट। ये सारी चीजें मिलके बेसिकली हम इसको ग्राउंड सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, यानी कि सेल्स के अंदर ये सारी चीजें पड़ी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब इसमें हमने दो चीजें ऊपर पढ़ी थी कि प्रोटीओग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इन दोनों, ये दोनों में क्या फर्क है?
पहले हम देखते हैं कि प्रोटोग्लाइकेन्स क्या है। वो कहते हैं कि मैनी टाइप ऑफ प्रोटोग्लाइकॉन्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस लोकेशन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास हेलुरोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट सी, डर्मेटन सल्फेट, कैराटीन, ठीक है, हेपेरिन, ये सारे के सारे इसको हम प्रोटोग्लाइकेन्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जैसा कि नाम से शो है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इसमें खास तौर पर जो मोर प्रोमिनेंट चीज होती है वो प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू नाम से शो है, ये वो टिश्यू होते हैं जिसमें जो हमारी बॉडी की कवरिंग बनाते हैं, जिस तरह स्किन बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग और अंदर जो हमारी कैविटीज होती हैं जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह से हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, हमारा स्टमक है, उसके इर्द गिर्द लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लाइनिंग। इस तरह कुछ ट्यूब्स होती हैं, जिस तरह रेनल ट्यूब्यूल्स है, उसके इर्द गिर्द जो भी प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू बना रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर कवरिंग में होते हैं। हमारी बॉडी की जो कैविटीज होती हैं, ठीक है, जिस तरह स्टमक, अब एब्डोमेन कैविटी वगैरह, इस तरह जो रेनल ट्यूब्यूल्स या अदर जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह, उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग बनाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है। इट इज आल्सो फाउंड इन ग्लैंड, कुछ ग्लैंड जिस तरह पैंक्रियास ग्लैंड है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं। जो एपिथेलियल की स्ट्रक्चर जो होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होती है कि इनका काम है प्रोटेक्शन करना अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्किन बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की बनी है ना, तो स्किन का काम क्या है बेटा, हमारी प्रोटेक्शन करना। स्किन हमारी किससे प्रोटेक्शन करती है? डिहाइड्रेशन से, केमिकल्स एंड मैकेनिकल डैमेज वगैरह से। उसके बाद इनका दूसरा काम है सिक्रीशन। अब कैसे, हमने कहा था कि ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है, तो ग्लैंड्स के अंदर जो बेसिक काम होता है ना, वो सिक्रीशंस को सिक्रीट करना, वहां से खारिज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम पैंक्रियास ग्लैंड की बात करते हैं, उसमें हमें पता है बीटा सेल्स है, ठीक है, और बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को जो है ना वहां से सिक्रीट आउट करना, तो इसका काम सिक्रीशंस में भी आता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा? आप देखो, जिस तरह स्किन है, स्किन के ऊपर हम कोई चीज लगाते हैं तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ना, मींस कि एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन के अंदर होते हैं वो बेसिकली चीजों को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, एक दूसरे के साथ पैक होते हैं, और इनमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होता है जिसको जो कि बिल्कुल कम होता है। मीन कहना का है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स ज्यादा होते हैं और इंट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के हैं। एक को हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, देखो जिस तरह आपको ऊपर नजर आ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली मौजूद है, बिल्कुल सिंपल है, सिंगल लेयर्स होती है इनकी। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मींस ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बनाते हैं, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर होती है, जिस तरह आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। तो हम बात करते हैं कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं उसमें एक सिंगल लेयर होती है डेंटिकल सेल्स की, और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इट इज यूजुअली फाउंड ऑन ऑब्जर्वेटिव एंड सेक्रेटरी सरफेस। हमने कहा था ना कि इनका काम है ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, मीन अब्जॉर्प्शंस का, चीजों को जज्ब करते हैं, इसीलिए हम इसको ऑब्जॉर्बिंग भी सरफेस जो होती है, जो चीजों को ऑब्जॉर्ब करती हैं, अपने अंदर जज्ब करती हैं, एंड सेक्रेटरी सरफेस जो चीजों की सिक्रेशंस करती हैं, तो ये वहां पे मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होती है मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो ये दोनों का काम है। तो ये हमारे पास था टिश्यू का टॉपिक, और नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स का, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह बोन्स इसमें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक हमने टिश्यू पढ़ा था, और उसके बाद हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज।